वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, हमने आज पढ़ना है इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस हालत में होता है, तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स इक्वल होते हैं और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास वेरिएबल नहीं होती, कांस्टेंट ही रहती है। अब हमारे पास डेफिनेशन है जनरल इक्विलिब्रियम लॉ, मतलब कि इक्विलिब्रियम लॉ जनरल में हमें क्या कहता है, वो कहता है कि गिवन टेम्परेचर जो है उसमें एक केमिकल सिस्टम जो है रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हैज़ कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि हमारे पास जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाता है तो उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हमारे पास ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं और सी प्लस डी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी ये रिएक्शन हमें देख रहे हैं हम कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें एरो जो है वो रिवर्सिबल शो कर रहे हैं। ए जो है स्मॉल ए वो कोफिशिएंट ऑफ ए, बी स्मॉल बी कोफिशिएंट ऑफ बी एंड सी एंड डी और सी डी के कोफिशिएंट। एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि चाहे हमारे पास रिएक्टेंट्स हों या प्रोडक्ट्स हों, दोनों के कोफिशिएंट्स हमारे पास उनकी पावर बनते हैं। बड़ी ब्रैकेट हमारे पास शो करती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब को, तो वो उसके ऊपर पावर लगेगी। मोलर कंसंट्रेशन जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन यानी रेशियो है वो इक्वल टू के सी है, और के सी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि के सी चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग सिर्फ गैसेस और एक्वस स्पीशीज़ को इंक्लूड करते हैं, और उसके अलावा सॉलिड्स और जितने भी प्योर लिक्विड्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, उसको हम ज़रा देखते हैं कि उसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन की गई है। अब हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें N2O4 भी गैस है और उसका प्रोडक्ट 2NO2 भी गैस है। इससे जाहिर होता है कि हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। दोनों, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हमारे पास दोनों ही गैसेस हैं, तो भी अब हम इनका अगर के सी फाइंड करें तो हमारे पास के सी जैसे कि हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास ऊपर आती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास हमेशा नीचे आती है। और जो उसके साथ कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट है वो इस हमेशा ब्रैकेट के बाहर, मोलर कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के बाहर पावर लगती है, यानी वो पावर को इंडिकेट करता है। तो इसमें ये ब्रैकेट्स जो हैं ये मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती हैं, तो ये ब्रैकेट्स लाजमी लगाई जाती हैं। ब्रैकेट्स के अलावा ये क्वेश्चन यानी कि शो नहीं कर पाता कि ये है या नहीं है। तो अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन है कि हमने वाटर और वाटर को रिएक्ट करवाया, तो मतलब वाटर का रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन निकला, जो दोनों एक्वस हैं। मगर जो वाटर है वो लिक्विड है, तो इसका हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम लिक्विड्स को के सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इंक्लूड नहीं करते। तो हम इसका केसी फाइंड करते हैं कि इसमें हम सिर्फ इसके एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे क्योंकि ये एक्वस है, और साथ ही हम इसके ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे क्योंकि ये भी एक्वस है। अभी एक और रिएक्शन को देखते हैं जिसमें N2O5 गैस है और NO2 भी गैस है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बना रहे हैं 3NO2 जो कि गैस है। यानी कि हम इसकी के सी एक सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें हम इसके प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम नीचे लिखेंगे, जैसा कि अभी हमारे पास हो रहा है। पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें है कि केसी हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इससे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशियो फाइंड कर सकते हैं। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। इसमें अगर हमारे पास केसी इज ग्रेटर देन 1 तो रिएक्शन हमारे पास
अगर हमारे पास के सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की तादाद ज़्यादा होगी, यानी कि रिएक्टेंट्स जो थे उन्होंने सारा उन्हें रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना दिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगी, यानी कि राइट साइड की तरफ ये प्रोसीड करेगा। और अगर हमारे पास के सी इज़ मोर ग्रेटर देन 1 तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ज़ाहिर बात है कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और अब अगर हम एक और इसमें रेशो देखें कि हमारे पास के सी स्मॉलर देन 1 है तो उसमें क्या होगा, तो वो हमारे पास उसके ऑपोजिट होगा कि अगर के सी स्मॉलर देन 1 है तो हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स कम होंगे। अगर रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट ही नहीं किया, प्रोडक्ट्स बने ही नहीं, तो हमारे पास रिएक्शन जो पोजीशन होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होगी, यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं। देखते हैं कि के सी की वैल्यू बढ़ने से रिएक्शन पे क्या असर होता है। तो स्मॉल के सी वैल्यू इंडिकेट करती है कि रिएक्शन में ज़्यादातर रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स कम हैं। लार्ज वैल्यू में हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। और इंटरमीडिएट में जाहिर है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इन इंटरमीडिएट। अभी हम एक और रिएक्शन लेते हैं जो कि रिवर्सिबल है, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है। तो इसके लिए अभी हम के सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास इसकी के सी की वैल्यू, यानी कि हम के सी फॉरवर्ड भी फाइंड करेंगे, के सी रिवर्स भी फाइंड करेंगे। तो अभी हम लोग इसे देखते हैं कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी इस रिएक्शन की, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और अगर हम सेम इसी रिएक्शन को रिवर्स में देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो दोबारा वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम इनके केस ही फाइंड करते हैं। फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड कोफिशिएंट फॉरवर्ड कांस्टेंट एंड रिवर्स कांस्टेंट, यानी के सी फॉर फॉरवर्ड एंड के सी फॉर रिवर्स। हमारे पास के सी फॉरवर्ड में इसके प्रोडक्ट्स ऊपर है और रिएक्टेंट्स जो हैं वो नीचे हैं। तो अगर हम के सी फॉर रिवर्स यानी रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट फाइंड करें तो उसमें हमारे पास जो उस टाइम प्रोडक्ट थी वो भी रिएक्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अभी इस टाइम प्रोडक्ट है वो ऊपर आ गया और उसके जो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब जो उसका रिएक्टेंट था वो हमारे पास नीचे आ गया। तो अभी हमारे पास इसकी दोनों का कंपैरिजन है वो आप खुद गौर से देख सकते हैं। अगर अब हम इनकी रेशो निकालें तो हमारे पास इनकी रेशो आती है के सी फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 के सी फॉर रिवर्स। और अगर हमारे पास के सी रिवर्स हम निकालें तो वो हमारे पास आती है के सी रिवर्स इज इक्वल टू 1 के सी फॉरवर्ड। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।